नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं हलाल सर्टिफिकेशन की और उसके बहाने, उसके तारतम्य में मैं ये बताने जा रहा हूं किस तरह से कांग्रेस ने और वामपंथियों ने भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र किया और कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। भारत की आज़ादी से लेकर के और 10 साल पहले तक यह प्रक्रिया जारी है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। पहले तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब धर्म के आधार पर विभाजन किया गया था तो स्वाभाविक रूप से दोनों जो है समुदाय, उनकी अदला बदली होनी चाहिए थी। पॉपुलेशन जो है, हिंदू इधर आ जाते और मुस्लिम उधर आ जाते, क्योंकि ये तय था कि जो इस्लाम का जो धर्म है वो दूसरे के अधीन नहीं रह सकता, तो विभाजन तय था। और इस बात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कह चुके हैं कि वे जहाँ उनका शासन नहीं है उसको वो अपना राष्ट्र नहीं मानते, इस्लामिक लोग जो इस्लाम को मानते हैं। तो उसी आधार पर जो है नितांत रूप से आवश्यक था कि पॉपुलेशन का एक्सचेंज होना चाहिए था, और नहीं हुआ। तो आज तक हम उसको देख रहे हैं और एक और इस्लामी राष्ट्र बनने की प्रक्रिया को देख रहे हैं। ये कोई अजूबा नहीं है। आपके वामपंथी, वोक, लेफ्ट, लिबरल, ये सब लोग जो है कुछ भी बोले, लेकिन ये एक सच्ची प्रक्रिया है। पहले तो मैं हलाल पर आता हूं, हलाल सर्टिफिकेशन पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर जांच बिठाई है और जो हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट है उन पर जो है एफआईआर दर्ज करी है और जांच पड़ताल शुरू करी है। हालांकि ये बात तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी विभिन्न सरकारों द्वारा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन कम से कम योगी जी ने इस कदम को उठाया है। पहली बात तो है कि हलाल क्या है, मतलब ये जो इस्लामिक रूल्स के हिसाब से जो प्रोडक्ट है उनको सर्टिफाइड किया जाएगा और ये तभी बिक्री के योग्य होंगे। और अंधाधुंध जो है सारी कंपनीज अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रही हैं और सर्टिफाइड ले रहे, और वो पैसा कहाँ जाता है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन प्रश्न ये भी नहीं है। प्रश्न ये है कि जो हलाल प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट जारी करते हैं वो कौन है, उनके पास कौन सी अथॉरिटी है ये सब सर्टिफिकेट जारी करने के लिए। तो जो अब तक सामने आए हैं उनमें से कुछ का नाम बताता हूं। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलाम ए हिंद, जमीयत उलाम ए हिंद हलाल, और ऐसे कई संस्थाएं हैं जो ये सर्टिफिकेट जारी करती हैं। जबकि भारत में किसी भी फूड प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट को जारी करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए सरकारी संस्थाएं हैं। तो किस हैसियत से ये प्राइवेट लोग ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं? क्यों नहीं सरकार का सर्टिफिकेशन ही मान्य है? जैसे हमारा मीट है, इस्लाम के लोग जो है पोर्क को नहीं खाते हैं, ठीक है, एफएसएसआई जो है वो उसको उस पर बता सकते हैं कि भाई ये पोर्क है, और वही अधिकृत होनी चाहिए। ये नहीं कि आप साबुन से लेकर के और ये सब लेकर के वो करें। दूसरी बात क्या है कि आज हर प्रोडक्ट पे इंग्रेडिएंट लिखा जाता है कि इसमें क्या चीज़ कितना मात्रा में, क्या चीज़ कितनी मात्रा में। तो इसके बाद ये करने की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ये धंधा बना हुआ है, और इन सब के पीछे, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के पीछे कांग्रेस का हाथ है। सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन नहीं है, आपको लिस्ट है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बनाया गया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का क्या मतलब है? ये कांग्रेस के राज में बना। इस देश में कई हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं और जैनी भी हैं, कई ऐसे हैं, तो ट्राइब से है। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों? दूसरा वक्फ बोर्ड, सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है? वक्फ बोर्ड का है।
वक्फ बोर्ड जहां तक मैं समझा हूं ये है कि कोई मुसलमान अपनी जमीन दान करे अपने समाज के लिए, ठीक है, लेकिन कौन सी जमीन है? हुआ क्या कि जितने पाकिस्तान जो लोग चले गए उनकी जमीन को जो है वक्फ में शामिल कर लिया गया, या इस्लामिक राज में जो मॉन्यूमेंट्स थे या जो और कब्र थे, मजारे थे, मस्जिद थे, ये सब जो है वक्फ बोर्ड के अधीन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? इसके पीछे क्या लॉजिक है? जो पाकिस्तान चले गए उनकी जमीन कैसे यहां पर रह सकती है? वो कैसे वक्फ बोर्ड को, तो सरकार की हो गई। क्यों नहीं? वो सरकार की जमीन है। ये नहीं हो सकता कि आपने वहां का भी जमीन ले ली और आप यहां की जमीन को भी अपने भाइयों को दे रहे हैं, अपने ही बिरादरी को दे रहे हैं, अपने धर्म वालों को दे रहे हैं जो आपके पास यहां कब्जा में थी। तो ये वक्फ बोर्ड पे जो कांग्रेस ने जो इसको मान्यता दी, ये इस देश के साथ बड़ी गद्दारी है। हालांकि कोर्ट भी इस मामले में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, और वो भी जो है, जो इतना वो है कोर्ट है, इस मामले में वो सुषुप्त हो जाता है। अब देखिए यूसीसी, आप एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, तो फिर हिंदू लॉ करने की क्या जरूरत है? यूसीसी क्यों नहीं सबके लिए समान नागरिक संहिता बनाई गई? इसमें स्पेशल केवल हिंदुओं को क्यों रखा गया? उनके लिए संहिता क्यों बनाई गई? सबके लिए क्यों नहीं बनाई गई? क्यों आप इस बात को लेते हैं कि धर्म के आधार पर जो है कुछ लोग चले? जब आप इंडिपेंडेंस दे, और जिन्होंने मांगा है धर्म के नाम पर, वो पाकिस्तान चले गए, तो जो यहां रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी मानसिकता यही हुई कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहेंगे, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहेंगे, वो यहाँ के कानूनों का पालन करेंगे। जो औरों पे कानून लागू होंगे वही कानून जो है यहां पर लागू होंगे। लेकिन आज भी इतने साल बाद यूसीसी का विरोध होता है, और विरोध कौन करते हैं? यही लोग करते हैं। कांग्रेसी करते हैं, वामपंथी करते हैं, जो अपने को लिबरल कहते हैं, जो फ्रेंच विस्की पीते हैं और वहाँ जुगाली करते हैं, शब्दों की जुगाली करते हैं, ये लोग इसका विरोध करते हैं कि उनकी आज़ादी है। किस बात की आज़ादी है? जब राष्ट्र एक है तो सबके लिए समान क्यों नहीं? हिंदुस्तान तो हिंदुओं का देश था, देश है, लेकिन रहेगा नहीं रहेगा कह नहीं सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने शुरू से ही हिंदुओं का विरोध किया। सोमनाथ मंदिर के निर्माण से लेकर के और मथुरा तक जो है, जो प्रस्तावित वो है, उसका विरोध किया। सारे मंदिर जो है आक्रमणकारियों ने तोड़े हैं, तो उनके प्रति कौन सी सहानुभूति है सिवाय वोट बैंक के? जो तोड़े गए हैं उनको रिस्टोर करने में आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों इसमें जो है विरोध करते हैं? अगर बाबर ने मस्जिद तोड़ी या उसके सेनापति ने मस्जिद तोड़ी, वो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई, तो उसका औचित्य क्या है उसको रखने का? क्यों इतने साल तक जो है 60-65 साल तक, 70 साल तक जो है ये केस खिंचता गया? क्यों सोमनाथ मंदिर पर जो है जब उसका पुनर्निर्माण हुआ, जो इतनी बार तोड़ा गया, इस्लामिक आक्रमणकारियों ने तोड़ा, उसके पुनर्निर्माण पर जवाहरलाल नेहरू ने क्यों विरोध किया? क्यों राष्ट्रपति तक को जो है वहां नहीं जाने दिया भूमि पूजन के लिए? क्यों आगे जो भी इसमें कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी जी रहे, सरदार पटेल का समर्थन रहा, क्यों इनका विरोध किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राधा कृष्णन, सबका इन्होंने विरोध क्यों किया कि क्यों ये इसके उसमें जुड़े हुए हैं? ऐसे जितने भी आपने औरों को तो पर्यटन स्थल खोल दिया। भारत के जो है हिंदू के जो मंदिर हैं, आप देखिए दक्षिण में एक से एक मंदिर है, लेकिन केवल प्रायोजित क्या किया गया? ताजमहल। कोई कहीं से आए ताजमहल चले जाओ, आप क्यों नहीं दक्षिण में उनको भेजते हैं? ऐसी मूर्तिकला दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जो साउथ के मंदिरों में है। और पूजा स्थल अधिनियम, देखिए पूजा स्थल अधिनियम क्या है कि उससे पहले 1947 से पहले जो है कि स्थिति वो वैसी की वैसी रहेगी। क्यों रहेगी? हमने आज़ादी, हिंदू ने आज़ादी किस बात के लिए ली? आज़ाद होने के अलावा अपने जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, उसको बचाने के लिए किया गया।
उसको रिस्टोर करने के लिए किया गया, उसका पुनर्जागरण के लिए किया गया। हिंदुओं को क्या ये अधिकार नहीं है? आपने कह दिया कि साहब जो उससे पहले जो स्थिति थी, उससे पहले तो इस्लामिक शासन था, ब्रिटिश शासन था, जिनका हिंदुओं से कोई लेना देना ही नहीं था। जो अत्याचार जो हुए है उसका निराकरण तो करना चाहिए। बहुत से जो है जो वामपंथी होते हैं ये ज्ञान देते हैं कि कुरेदा ना जाए इतिहास को। इतिहास को कुरेदा ना जाए कि क्या मतलब है? मतलब इतिहास में जो गलत हुआ उसको वैसे ही रहने दिया जाए। और जो उनका जो आशय ये होता है कि अगर हम उस तरफ ध्यान देंगे, इतिहास की तरफ, जो इस्लामिक आक्रमणकारियों ने वो किया है, गलत काम किया, अत्याचार किया, तोड़ फोड़ की है, उससे मुसलमान परेशान होगा। क्यों परेशान होगा मुसलमान? मेरा पूछना यह है कि मुसलमान का इससे क्या लेना देना? क्या वो उनके साथ है? क्या उसकी आस्था औरंगजेब के साथ है? अगर साथ है तो क्यों है? टीपू सुल्तान के साथ है तो क्यों है? बाबर के साथ है तो क्यों है? ये तो ज्यादा तो कन्वर्टेड है, जो इनके अत्याचार की वजह से ही कन्वर्ट हुए हैं। और नहीं भी कन्वर्ट हुए, आपके पास क्या अधिकार है किसी अत्याचार को जस्टिफाई करने का या उसका जिक्र न करने का? जिन्होंने 700-800 साल तक ये गुलामी झेली है, उनके पास अधिकार नहीं है कि उसको सुधारने का, उसका प्रतिकार करने का। ये हिपोक्रेसी है। ये जितने वामपंथी अपने को वो कहते हैं और जो 2014 से परेशान हैं, ये इनका ही षड्यंत्र है कांग्रेस के साथ मिलकर के। और दूसरी बात, कांग्रेस ने जो है हमेशा आतंकियों का साथ दिया, चाहे गुडविल जेस्चर में ही आतंकी छोड़े गए हों, या जब बटाला हाउस में जब आतंकी मारे गए हो तो बता दें कि सोनिया गांधी बड़ा रोई है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी ताजा जो चल रहा है, इजराइल में जो हमास टेररिस्ट ने जो कुछ किया है 7 अक्टूबर को, उसके समर्थन में तक कांग्रेस आ गई है। उसके समर्थन में कांग्रेस आने का मतलब ये है कि आप एक सभ्य समाज को, सभ्य विश्व को ये संदेश दे रहे हैं कि भारत जो है आतंकियों के साथ है, उनके पक्ष में जो है ये पास कर रहे हैं, उनके पक्ष में लिख रहे हैं, आतंकियों के पक्ष में। एक शब्द कोई बता दे, कोई कांग्रेसी जिसने इस बात को खंडन किया हो, इस बात को जो हमास आतंकियों ने जो 7 अक्टूबर को जो कुछ किया, महिलाओं के साथ किया और निरपराध नागरिकों के साथ किया, वो कोई किसी फौज से नहीं लड़ रहे थे, वो वहाँ के लोगों के साथ उन्होंने जो है बेहिसाब 1500 रॉकेट एक साथ डाले। और अब वो तो आप सब लोगों ने देखा। और आज भी 250 के करीब बंधक रखे हुए हैं। क्या सोनिया गांधी ने कहा कि इन बंधकों को रिहा किया जाए? क्या राहुल गांधी ने कहा? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा? या जितने भी इनके स्टालवर्ट हैं, क्या किसी ने कहा कि ये अमानवीय है जो बंधकों को रखना? लेकिन ये नहीं कहेंगे क्योंकि आतंक के साथ है। ये आतंक के इतने साथ हैं कि इन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को भी जो है जेल में डाला और कर्नल पुरोहित को भी जेल में डाला। 9 साल तक कोई मुकदमा नहीं चला, उनको फंसाया गया। ऐसे कई लोगों को इनका वो है। और जिन जिन राज्यों में ये है, कांग्रेस आज जीवित है, जैसे राजस्थान में, उस पीएफआई का समर्थन कर रही है, उनकी रैली निकाले दे रही है, जो पीएफआई 2047 में भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना पर काम कर रहा था। और मैं निश्चित हूं कि पीएफआई जो है भी अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का ही एक अंग है। जैसे इनकी एनएसयूआई है या सेवादल है या जो भी है, या इनके जो सेल है विदेशी, जैसे वो सैम पित्रोदा वाला जो है एनआरआई सेल है। तो इस तरह ये लोग जो है, ये भी इनका पीएफआई भी एक विंग है, इनका आतंकी विंग है। नहीं तो क्या मतलब है, जो बैंड संगठन है उसकी रैली निकालने की क्या इजाजत है? आपको तो अगर ये पता चलना चाहिए तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था उन सब लोगों को जिन्होंने आपसे परमिशन मांगी कि ये पीएफआई है, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, इनको गिरफ्तार करो। लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि आतंक समर्थक है कांग्रेस। आप देखिएगा किस कदर इस देश में एक समाज को बढ़ावा दिया जाता है और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। मैं आपको एक घटना की बात करता हूं, आईआईटी मुंबई की। आईआईटी मुंबई में जब कुछ लोगों ने, जो शाकाहारी लोग हैं, शाकाहारी छात्र थे, उन्होंने एक अलग वो मांग करी कि हम उनके साथ नहीं खा सकते, और स्वाभाविक रूप से
जो शाकाहारी है वो नहीं खा सकते हैं, मांस की बदबू आती है या उनको घृणा होती है, उबकाई होती है। तो आईआईटी मुंबई ने एक उनके लिए कुछ टेबल अलग से रिजर्व की, लेकिन इन दुष्टों को उस पर भी ऑब्जेक्शन हुआ। और एक छात्र जो है, क्या माली, कुछ कोई माली करके है, उसने वहां पर जाकर के खाना शुरू कर दिया, नॉन वेज खाना जो है, अभिषेक माली। सिर्फ हिंदुओं को नीचे दिखाने के लिए कि तुम्हारी कोई, इस देश में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और पर मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि आप आईआईटी मुंबई का जब नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कोई इंजीनियर है, नहीं। आईआईटी मुंबई में सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के लोग भी हैं। और ये सबसे, जहां पर भी ये लोग हैं, आईआईटी मुंबई में हो या टिस में हो या जेएनयू में हो, जहां जहां भी ये ह्यूमैनिटीज और ये वाले, ये सबसे थर्ड क्लास लोग हैं। ये फोकट में पल रहे हैं इस देश में। भारत की जीडीपी में इनका 0.00001% भी योगदान नहीं है। ये कहीं कुछ काम नहीं आते। इनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि किसी तरह जो है किसी एनजीओ में घुस जाओ, विदेशों से पैसा ले लो और अपना जीवन चलाओ। कहीं भी इनकी प्रोडक्टिविटी सामने नहीं आती है। अब तक ये था कि इनका ही कॉकस था, पूरी शिक्षण संस्थाओं पर इनका ही राज था। तो इनको जो है, जो पुराने वो हैं पापी, वो इनको जगह जगह लगा देते थे, किसी विद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी उसमें जो है लगा देते थे। आज ये स्थिति नहीं है। तो आप जब भी आईआईटी में, अगर किसी भी आईआईटी में अगर कोई उपद्रव हो, तो आप समझ लीजिए कि यही लोग हैं, ये जेएनयू टाइप के लोग हैं। अल्टीमेटली अगर कुछ नहीं होता तो पत्रकार बन जाते हैं। जो लोग पढ़ने जाते हैं वो सीतारमण बनते हैं। जो लोग पढ़ने जाते हैं वो, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जयशंकर बनने जाते हैं। जो लोग पढ़ने जाते हैं वो अपने उसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो उपद्रवी है, जो एंटी हिंदू हैं, ये आपको कन्हैया कुमार जैसे मिलेंगे, जो कभी सीपीआई में जाएगा, कभी इसमें जाएगा, कांग्रेस में अंतिम शरण जो स्थली है वो कांग्रेस ही है। या उमर खादी जैसे लोग जो देश के खिलाफ विद्रोह करते हैं और जेलों में चल रहे हैं। वो थी जो कश्मीर की जो लड़की है, वो जरूर थोड़ा सा बदल गई है और उसने सच्चाई समझ ली है, लेकिन ऐसे 0.01% है। तो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गई, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टाइप की है, इसमें इस टाइप के उपद्रवी तत्व पल रहे हैं। और ये तत्व जो है हमारे पैसे में पल रहे हैं, जिनका कि आगे कोई योगदान नहीं होना समाज में, देश में। हाँ, तो मैं बता रहा था कि तो उसमें जो है आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर्स भी इसमें वो थे, शामिल थे, और वो इस बात को एंटी हिंदू वो बढ़ावा देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मेरा कहना है वो ये है कि इस देश को एक 1947 से सतत प्रक्रिया चल रही है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। वो कांग्रेस द्वारा, वामपंथियों द्वारा, जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, स्वघोषित बुद्धिजीवी है, जो हर बार जो है राष्ट्रपति को 200-300 लोग जो पत्र लिखते हैं किसी भी इशू को लेकर के। ये जो भाण है, जो मुंबई उसके फिल्म जगत के भाण है, इस टाइप के लोग जो है ये इस प्रक्रिया में लगे हैं। तो आप लोग सतर्क रहिएगा। और 2024 बड़ा क्रूशियल समय है। ये जो 2024 का जो चुनाव है, ये भारत की नीति तय करेगा कि भारत आगे बढ़ेगा, विश्व की टॉप के देश में जाएगा, या भारत एक बार फिर गुलामी की तरफ जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।